अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, अल्लाह के नाम से हम कोर्स का आगाज़ करते हैं और दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आप लोग भी पढ़ लेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इसका मतलब ये है, इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह पाक हमारे लिए इस काम को आसान कर दे और इसको मुश्किल ना फरमा। व तम्मिम बिल खैर, और इसे खैर आफियत के साथ पूरा फरमा दे, इख्तिताम पजीर फरमा दे। ठीक है, हमारी कोशिश, हम कोशिश कर सकते हैं, हम एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की। अल्लाह से मांगेंगे हम तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेटा, आज हम अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस। सब्जेक्ट पर बात करने से पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं और उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बेटा, माय नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी। नाम से आप लोग मेरे वाकिफ़ हैं काफ़ी सारे। माय नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी। I am a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and also a fellow member of ACCA as well. ठीक है, फेलो का टैग तब लगता है जब आपको क्वालिफाई हुए 10 साल हो चुके हों। सो आई क्वालिफाइड बैक इन 2013 अल्हम्दुलिल्लाह। और 2013 में KPMG से मेरी आर्टिकलशिप थी। 2013 में मैं क्वालिफाई हुआ। फिर एक मज़ीद साल मैंने KPMG में एज असिस्टेंट मैनेजर सर्व किया एंड देन आई लेफ्ट KPMG एंड आई मूव टू अ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सटाइल कंपनी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी। एंड आई स्पेंट 5 लॉन्ग ईयर्स देयर एट अ सीनियर पोजीशन। उसके बाद आई लेफ्ट द इंडस्ट्री, आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिसिंग फर्म बाय द नेम ऑफ HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो अब मैं और मेरा एक दोस्त जो KPMG में मेरा दोस्त था, वी बोथ आर द पार्टनर्स ऑफ दिस CA practice, CA firm, and now we are providing multiple services in variety of dimensions to various clients, including tax, audit, consultancy, ERP implementation and whatnot. ठीक है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स और ऑडिट ये ऐसे एरियाज़ हैं जो मेरे एक्सपर्टीज़, जो मेरे स्पेशलिस्ट एरियाज़ हैं जिनमें मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं टीच करता हूँ। वन ऑफ दोज एरियाज़ इज़ टैक्सेशन। टैक्सेशन, ऑडिट और रिपोर्टिंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों एरियाज़ में पढ़ाता हूँ। टैक्सेशन का एरिया में CA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और रिपोर्टिंग और ऑडिट के एरियाज़ में ACC के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन इन दिस टीचिंग फील्ड सिंस लास्ट मोर देन 8 years। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जब ये कोर्स हम लेके चलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यू विल लिटरली इंजॉय एंड लिव टैक्सेशन इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड यू विल बी स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आप लोगों में से किसी ने भी टैक्सेशन पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट पर आने से पहले, इसकी कोर्स आउटलाइन पर भी आने से पहले मैं इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के ऊपर थोड़ी बात ज़रूर करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि ये सब्जेक्ट उनके कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनके प्रोफेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाहर तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कोई सब्जेक्ट भी पास नहीं होगा तो CA तो नहीं बन सकोगे। CA क्या नहीं बन सकोगे, अगले स्टेप पे नहीं जा सकोगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट पास करना है भाई, बिजनेस लॉ भी पास करना है, ऑडिट भी पास करना है, कॉस्टिंग भी पास करना है, सारे सब्जेक्ट पास करना है, तभी एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि टैक्सेशन इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कैरियर प्लान कर सकता है। आर यू गेटिंग दिस? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA क्वालिफाई करने के बाद अपना कैरियर प्लान कर सकता है। अच्छा, जिस क्वालिफिकेशन में आप लोग हैं, मिस ये कैमरे की डायमेंशन बदल गई है, देख लेंगे जरा, और या तो हसन को बुलाना पड़ेगा, ये कैमरा बिल्कुल जूम आउट सा हो गया है। आवाज आ रही है लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों को। जो क्वालिफिकेशन आप लोगों ने चूज की है, इट इज सच अ प्रेशियस क्वालिफिकेशन
अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, जो कि एक मुश्किल सफर है, बाहर तो और उस पर बात करूंगा मैं, सो यू विल बी हैविंग अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन योर प्लेटर। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपके पास एक ऑप्शन ये होगा कि आप इंडस्ट्री में चले जाएं और किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर लें। जब जॉब में भी मल्टीपल ऑप्शन होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब आ रही होगी तो भी आप सीवी डाल रहे होंगे, कॉस्टिंग मैनेजर, सीनियर कॉस्टिंग मैनेजर की जॉब आ रही होगी तो भी आप लोग सीवी डाल रहे होंगे, इंटरनल ऑडिट मैनेजर की पोस्ट की रिक्वायरमेंट आ रही होगी तो भी आप लोग सीवी डाल रहे होंगे, ट्रेजरी हेड की पोस्ट आ रही होगी तो भी आप लोग सीवी डाल रहे होंगे। सो इवन इन द जॉब सेक्टर, even in the job sector, you will be having multiple areas to explore and to provide your services। जितना आप पढ़ लेंगे, आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है, फिर हर पोस्ट का एक पीक होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं तो उसका हेड सीएफओ कहलाता है भाई, आप सीएफओ बन सकते हैं। इंटरनल ऑडिट में जा रहे हैं, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बन सकते हैं भाई। अच्छा, तो उस डिपार्टमेंट की एक पीक तो होती है। प्लस अदर देन दिस जॉब सेक्टर, उसके अलावा आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने जॉब छोड़ी, मैंने फर्म इस्टेब्लिश कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म इस्टेब्लिश कर ली, एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग ऑडिट, आई एम प्रैक्टिसिंग टैक्सेशन। ऐसा भी होता है, बड़ी फर्म्स होती हैं उनमें पूरे पूरे ऑडिट डिपार्टमेंट होते हैं, वो सिर्फ ऑडिट देखते हैं और कुछ नहीं देखते। टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो सिर्फ टैक्स देखते हैं, वो कुछ नहीं देखते। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एक नया एरिया है जिसके अंदर अकाउंटेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना पूरा पूरा कैरियर बना रहे हैं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्लस जब से इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई है, आप घर से बैठकर पूरी दुनिया का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वर्चुअल फाइनेंस असिस्टेंट, वर्चुअल सीएफओ, अब ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने और देखने को मिलती हैं। घर से बैठकर आप लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? फीमेल्स के लिए कितना इजी हो गया है, दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए इजी हो गया। कर दो, सही कर दो भाई, ठीक है। सो द क्वालिफिकेशन विच यू आर परस्यूइंग इज अ वेरी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो, सबसे पहला स्टेप है शुक्र। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना हर नेमत के ऊपर, अल्लाह पाक अपनी नेमतों को हमारे लिए बढ़ा देंगे। शुक्र अदा करो सबसे पहले। अल्लाह पाक आपका लाखों करोड़ों शुक्र है कि आपने हमें ये प्रोफेशन चूज करवा दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने बाय एक्सीडेंट चूज कर लिया, कुछ और मिल नहीं रहा था, सीए में आ गए। ये भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है भाई। मेडिकल में जाना चाह रहे थे सर, वहाँ हुआ नहीं, सीए में आ गए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की बेहतरी होगी, अल्लाह पाक ने इधर भेज दिया। सर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे थे, उधर हुआ नहीं, सीए में आ गए, अल्लाह पाक ने भेज दिया। लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम इंजीनियरिंग पकड़ो, चाहे तुम मेडिकल पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, तुम आ गए हो अंगारों के प्लेटर के अंदर। बात समझ आ रही है? अब चाहे तुम बोलोगे सर आप डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ। ये खतरों के खिलाड़ी बनोगे तो ही तो कामयाब होगे। मतलब आसान रास्ते से गुजर कर कभी कोई कामयाब बनता है क्या? नहीं भाई। लेकिन इसको उर्दू में कहते हैं ना, सोना तप कर कुंदन बनता है, जब उसको आग में भट्टी में डालते हैं कुंदन बनता है। बात समझ आ रही है? सो दिस जर्नी इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ये मैं आज बताऊं, कोई अगर इसे सब बाग समझ कर आया है, आज छोड़ दे भाई, आज छोड़ दे, किसी से भी ना पूछे, आज छोड़ दे, ठीक है। सालों हो गए पढ़ते पढ़ाते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट, टॉपिक खत्म होता है ना, स्टूडेंट का चेहरा देख के समझ जाते हैं अल्लाह के करम से उसको कितना समझ आया है और उसने कितना सीखा है अल्लाह के फजल से। अच्छा भाई, हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई, ये जो सफर है, ये जो जर्नी है आपका सीए का, दिस विल बी फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ये मैं को डरा नहीं रहा, ये तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मुश्किलात आएंगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, और हम में से हर एक बच्चा जिसने ये सीए प्रोफेशन ऑप्ट किया है, हमें डे वन से पता है कि दिस विल बी अ डिफिकल्ट जर्नी,
ये मुश्किल सफर होता है। आज तक किसी भी क्वालिफाइड सीए ने ये नहीं बोला ये तो हलवा है, जाओ सीए निकल जाता है। नहीं, बच्चे को बताया, जिसको कुछ भी नहीं पता होता ये जरूर पता होता है कि सीए होता बड़ा मुश्किल है। करता क्या है सीए वो तो नहीं पता, वो तो नहीं पता, लेकिन सीए होता बड़ा मुश्किल है। फिर भी क्या करता है देखो, वो तो नहीं पता लेकिन पैसे बहुत अच्छे कमाता है। घर में भी सबको भी पता होगा, जो खानदान में जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे उनको भी एक बात पता होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही बड़ी वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन है। क्या करता है, क्या समझता है, कुछ नहीं पता। मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरे अम्मा अब्बा को नहीं पता, मेरी बेगम को नहीं पता क्या करता हूँ, समझ नहीं आता। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो कह रहे हैं मतलब ये कि किसी को नहीं बतलाएगा, आपके अम्मा अब्बा को नहीं बतलाएगा क्या करते हैं। तो सर ये इसकी इस प्रोफेशन की ऐसी रेप्यूटेशन बनी है तो कोई वजह होगी ना। अच्छा, फिर हम सुनते हैं भाई पास होना बड़ा मुश्किल है, पास होना बड़ा मुश्किल है, पास होना बड़ा मुश्किल है। इज इट अ मिथ और अ रियलिटी? इट इज अ रियलिटी, इट इज अ रियलिटी। पास होना मुश्किल है बहर तौर, ठीक है, ये बात आपको अपने जहनों में बिठानी पड़ेगी। लेकिन सर अब तक का जो हमारा सफर रहा, हमारा सफर तो बड़ा फ्रूटफुल रहा, फ्रूट्स से भरपूर रहा। तो बस बात यही है कि आईकैप की भी यही स्ट्रेटेजी है कि शुरू में आप लोगों को खुश किया जाए, ठीक है, चने के झाड़ पर चढ़ाया जाए। पहले एएफसी था, अब उसके बाद फिर पीआरसी आया, लेकिन पीआरसी के बाद जैसे ही कैफ का सफर शुरू होता है चीजें मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो पीआरसी और कैफ, जितना डिफिकल्टी लेवल पीआरसी का था उसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, उस डिफिकल्टी लेवल को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो ये कैफ का डिफिकल्टी लेवल बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें एटलीस्ट, शायद मैं कम बता रहा हूँ लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, हम बस पढ़ना शुरू कर ही देंगे थोड़े टाइम में। इसी तरह से कैफ के डिफिकल्टी लेवल को आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो सीए फाइनल का डिफिकल्टी लेवल बनता है, सही है। और वो डिफिकल्टी लेवल मजीद डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज आपको सीए फाइनल के पेपर्स के साथ साथ आर्टिकलशिप भी कंप्लीट करना होती है, जो कि कंपलसरी आर्टिकलशिप होती है, चाहे ऑडिट फर्म में करना होगी, चाहे आपको किसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस में जो कि अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, चाहे वहां करना होगी। तो उसमें ऐसा होगा कि 9 से 5 आप जॉब कर रहे होगे, 9 से 5 में ये आपकी दिलजूई के लिए कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? ये मैं आपको ज्यादा, ताकि आप ज्यादा ना घबरा जाओ इसलिए मैं कह रहा हूँ 9 से 5 आपको जॉब करनी होगी। इसमें वैसे बताऊं कि मेरा चूंकि केपीएमजी का एक्सपीरियंस है और मैं देखता भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट्स था, तो रात का 2 बजना तो नॉर्मल बात होती थी, 1, 1:30, 2 बजना तो नॉर्मल बात होती थी। लेकिन बस सिर्फ आपकी दिलजूई के लिए बता रहा हूँ, 9 से 6 आपने काम किया, सिर्फ 9 से 6 काम करना है और फिर आपने बस 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है तो सारे पेपर पास हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये है सारी की सारी बातें। अच्छा, तो सर आपने खूब तो डरा दिया, खूब तो डरा दिया, अब थोड़ी कुछ एनकरेजमेंट की बातें भी कर लें, थोड़ी सी तरह पॉजिटिव बातें भी कर लें। हाँ, पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात यह है, सबसे पहली और आखिरी बात पॉजिटिव क्या है, सीए इज वेरी मच डूएबल, वेरी मच डूएबल। ऐसा नहीं है कि आप सोचो नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपसे मुराद वो बच्चा जो कि अपने आप से सिंसियर है, जो अपनी जात से सिंसियर है, ठीक है। क्योंकि आजकल नौजवानों के अंदर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं ना, उनको अपने आप से ही प्यार नहीं है, वो अपने आप से ही सिंसियर नहीं है, अपने वालिदैन से ही सिंसियर नहीं है। पूरा के पूरा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर बर्बाद कर देंगे, पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे पेट्रोल छिड़क के। लगाओ, आप लगाओ, रिजल्ट तुम्हारे अंदर आग लगाएगा। जब रिजल्ट आएगा ना तो तुम्हारे अंदर आग लगेगी। और आप यकीन करो, आईकैप का रिजल्ट पब्लिकली आता है, ये तो पता ही है आपको। आईकैप का रिजल्ट वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, पता है ना आपको। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपके हर रिश्तेदार को पता होगा आपका रिजल्ट आ रहा है। आप नहीं भी बताओगे ना तो भी कोई जान पहचान वाला दोस्त या रिश्तेदार डाउनलोड करके कहीं ना कहीं जंगल में आग की तरह फैला देगा कि आप फेल हो गए हो, अल्लाह ना करे। मैं वैसी एक बात बता रहा हूं, मेरा कजन था क्या है, उसने भी सीए स्टार्ट किया
अच्छा, तो सीए था तो मुश्किल, अब जाहिर सी बात है अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे पेपर्स निकाल दिए, मेरे जल्दी जल्दी निकल गए, कोई अल्हम्दुलिल्लाह रुका भी नहीं था सीए इंटर तक। तो एक इनकरेजमेंट होती है, सीए में एडमिशन ले लिया। सीए में एडमिशन लिया तो अब उसके पेपर्स रुक रहे थे, ठीक ठाक रुक रहे थे। अच्छा, मैं रिजल्ट पूछता था तो ये वाला रुक गया, अच्छा मैं जाके देख लेता था, ये नहीं रुका, साथ में 2 और भी रुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देन इट बिकम्स ह्यूमिलिएशन। सर हाउ टू अवॉइड दिस ह्यूमिलिएशन? वेरी सिंपल, स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम डे 1। अच्छा, डे 1 का मतलब वैसे भी डे 1 नहीं होता, ये तो खाली किताबी बातें होती हैं। डे 1 से कभी आज तक हमने नहीं पढ़ा, लोग क्या पढ़ेंगे यार, समझ लो। तो डे 1 से मुराद क्या? डे 1 से मुराद ये होती है भाई, डे 1 से हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप दुनिया छोड़ दें, कमरा बंद कर लें, बातें करना छोड़ दें सबसे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, आम इंसानों की तरह रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वालिदैन से हंसी मजाक करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, दोस्तों के साथ, सब कुछ करने का टाइम मिलेगा। बस आपने अपनी रूटीन को सेट करना है, आपने अपनी टाइमलाइंस को सेट करना है, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, आप पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर पाओगे और फिर भी आपके पेपर निकलेंगे इंशाल्लाह, ये गारंटी है। आपको एक चीज नहीं छोड़नी, क्लासेस। क्लासेस नहीं छोड़नी आपको। बात समझ आती है? देखो, कुछ बिल्कुल बेसिक बातें, आज उन बेसिक बातों को मैं समराइज करूंगा और आपसे मिलूंगा वादा कि आपने इंशाल्लाह ताला ये करना है और ये नहीं करना, और आप लोग वादा करेंगे मुझसे। फिर बहुत सारे लोग इस वादे को तोड़ेंगे रमजान के बाद, तो अच्छा है, गुनाह भी मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि अल्लाह देखें कौन है जो वादा खिलाफी कर रहा है, ठीक है, फिर उसको गुनाह मिलता है, सजा भी मिलती है। अच्छा खैर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो क्लासेस होंगी, जितने भी पेपर्स तुम उठा रहे हो, 2 पेपर 3 पेपर, 3 से ज्यादा मत उठाना, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। 3 के अंदर ही डब्बा गोल हो जाता है बच्चों का, तो 4 की क्या बात करूं मैं, बस 3 उठाना भाई, कोई भी 3 उठा लेना, 1 2 3 उठा लो भाई, 1 2 4 उठा लो, ठीक है। आसान कॉम्बिनेशन इज 1 2 4। एंड दोज हु लव नंबर्स, जो जिनका ए लेवल्स का मैथ्स बहुत अच्छा था, मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, बाकी सब अपने अपने फैसलों के खुद मालिक हैं, जिनका ए लेवल्स का मैथ्स बहुत अच्छा था, या जो प्री इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स में चीते कहलाते थे, ठीक है, चैंपियन कहलाते थे, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग मैथ्स, इंटर प्री इंजीनियरिंग मैथ्स में चैंपियन कहलाते थे, और जिनका ए लेवल्स के मैथ्स के इलेक्टिव्स थे और दे वर गुड परफॉर्मर्स, दे कैन ऑप्ट फॉर 1 2 3 एज वेल, ठीक है। 1 2 4 किन के लिए रेकमेंडेड होता है? आमतौर पर सबके लिए रेकमेंड होता है, क्योंकि थोड़ा सा आसान है। दूसरा, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए 1 2 4 रेकमेंडेड होता है। तीसरा, वो ए लेवल्स वाले बच्चे जिन्होंने मैथ्स वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, उनके लिए 1 2 4 रेकमेंडेड होता है, ठीक होगी बात। तो आपने ये सुन लिया कि 1 2 3 किसके लिए फीजिबल है, 1 2 4 किसके लिए फीजिबल है। बेटा इधर आ जाए, आगे जगह है, अगर आप लोग आगे वाले गेट से आ जाए तो जरा आसानी हो जाएगी, ये हिल ना जाए बस कैमरा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए फीजिबल है। अच्छा भाई सर, हमने चूज कर लिया सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? अब आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने जो टीचर बोले वैसे चलना है, जो टीचर बोले वैसे चलना है। दोस्त यार अहबाब की नहीं सुननी, दोस्तों यारों की नहीं सुननी। सर ये तो यूं बोल रहा है, ये तो यूं बोल रहा है, मैंने इसकी बात सुनी, वो तो बोल रहा है ये तो इतना मुश्किल है, ये तो करो ही नहीं, ये तो ऐसे करो, ये तो वैसे करो, ये तो वैसे करो। जब आपके पास क्लास में टीचर अवेलेबल है, फिर क्या किसी बच्चे की राय की कोई औकात है? फिर किसी बच्चे की राय की कोई औकात नहीं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चों को पढ़ा लिया विदाउट एनी एग्जैजरेशन। हर बच्चे के हालात और वाकयात हमारे सामने होते हैं, हमसे आते हैं बच्चे, पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, सर हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हम फंस गए, हम इस तरह से फेल हो गए, ये कर लिया हमने इसलिए फेल हो गए। सो वी हैव ऑल द डेटा बैंक इन आवर मेमोरी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ मसला है हमसे पूछो ना यार, हम बैठे ना यहाँ पे। नहीं सर आप बहुत मसरूफ हैं, क्लास लेते कैसे पूछें? भाई क्लास के बाद पूछ लो यार, हम तो कहीं नहीं जा रहे भाई। जब तक हर बच्चे को समझ में नहीं आ जाएगा, हर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा, मैं यही हूं क्लास में,
क्लास में नहीं पूछ पा रहे, कोई इशू नहीं, पूछो। सबसे पहली बात आपका फोकस और कंसंट्रेशन। अगर आपका फोकस, अच्छा अब मैं लिस्ट डाउन भी कर दूं ना, रेगुलर क्लासेस, हंड्रेड % फोकस। ये मैं वो बातें बता रहा हूं कि जिसने अगर इंशाल्लाह ये अपना ली, अच्छा हर टीचर आगे ये बातें करेगा, मैं भी बातें कर रहा हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसको जिसने लाइट लिया वो गया, सीए से निकल जाएगा वो, 3-4 अटेम्प्ट सीए से कट जाएगा वो। ये आपको पता है रेशो। देखो मैं अगर ये कहूंगा ना, दुआ तो कर सकते हैं अल्लाह पाक सबको सीए क्वालिफाई करा दे, आमीन आमीन, दुआ है, अल्लाह से दुआ है भाई, अल्लाह से मांगना वो चाहिए जैसे अल्लाह के खजाने हैं, अल्लाह पाक सबको सीए करा दे, आमीन। पीछे कुर्सियां भी आमीन करिए, सबने आमीन करिए। अल्लाह से मांगना तो वैसे चाहिए जैसे उसके खजाने हैं, लेकिन अपनी औकात पे भी तो नजर करनी चाहिए ना, आपकी औकात क्या है। तो होगा ये भाई, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, मोर देन 50% बच्चे सीए इंटर स्टेज के ऊपर कट जाएंगे, एटलीस्ट 50 और मोर देन 50। अच्छा ये मैं बात बता रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसका मतलब कि आधे लोगों ने कट जाना, इसका मतलब बार बार आंखें खोलने के बावजूद भी, खुलवाने के बावजूद भी आधे बच्चे नहीं सुनेंगे, या कुछ बच्चों के बस का नहीं होता, वो कुछ भी कर लें, वो लेवल, वो डिफिकल्टी लेवल वो सस्टेन नहीं कर पाते, एंड दे हैव टू लीव दिस प्रोफेशन। कोई बात नहीं, कोई बात। सीए जिंदगी मौत नहीं है। कब्र में पहला सवाल ये नहीं होगा सीए किया था या नहीं किया था, कतई नहीं सवाल नहीं होगा। अगर हमने सीए छोड़ भी दिया, हाँ दुनिया वाले क्या कहेंगे ये एक बात होती है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमारी जिंदगी है, हो सकता है हम सीए से अच्छी किसी फील्ड में चले जाएं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना कमाता होगा हम उससे ज्यादा कमाएंगे, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाली सीए क्वालिफिकेशन थोड़ी है। अगर किसी ने ये सोच लिया कि सीए क्वालिफिकेशन हमें रिस्क दे रही है, तो भैया ये तो आपकी सोच ही गलत है, रिस्क तो अल्लाह पाक दे रहा है, और जिन्होंने सीए नहीं किया हुआ उनको सीए से बहुत ज्यादा रिस्क दे रहे हैं। सीए हमारे लिए एक टूल होगा, एक सबब होगा रिस्क हलाल कमाने के लिए, इंशाल्लाह एक अच्छा रिस्क हलाल कमाने के लिए, एक रिप्यूटेबल रिस्क हलाल कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने सीए नहीं किया तो उसको रिस्क नहीं देंगे अल्लाह पाक, ऐसा नहीं। तो ये बात बिल्कुल रियलिटी है कि आधे से ज्यादा बच्चे सीए छोड़ देंगे, सी इंटर तक, और मैं वो दुआ करता हूं कि वो आधे से ज्यादा बच्चे तो सीए छोड़ रहे हो, हमारे क्लास का एक भी ना हो, इंशाल्लाह आमीन। तो हम उन फैक्टर्स के ऊपर जरा गौर कर लें जिनकी वजह से ये ड्रॉप आउट रेशो बनता है। सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या, रेगुलर क्लासेस। रेगुलर क्लासेस के साथ एक फैक्टर बिल्ट इन है, पंक्चुअलिटी। हमने आपकी आसानी के लिए बहुत सारे काम कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हर बैच में एज ए टीचर मेरी कोशिश होती है कि ये चीज मजीद इंप्रूव कर ली, ये चीज मजीद इंप्रूव कर ली। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम टेबल के लिहाज से बहुत वर्किंग करके इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट हमें तो फ्री हैंड देती है भाई, आप टीचर्स हैं, आपकी और भी मसरूफियात हैं, आप देख लें जैसे आप टाइम टेबल अलाइन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमने स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए कोशिश की है कि टाइम टेबल बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाए। तो अभी रमज़ान में तो ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाएंगी, लेकिन रमज़ान के बाद हमारा जो टाइम टेबल होगा वो, पहले हम 2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लासेस होती थी, तो मैं खुद नोट करता था कि स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो ये मेरी सजेशन थी कि क्लासेस की ड्यूरेशन और टाइमलाइन कम कर दी जाए, ठीक है। तो अब जो हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन है, लेकिन वो है रेगुलर 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो 5 के 5 दिन क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। पहले होती थी 2.5 पौने 3 घंटे की 3 घंटे की क्लासेस होती थी, उसमें स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाते थे और एब्जॉर्प्शन पावर उनका कम हो जाता था, ठीक है। तो पिछली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये 1.25 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब उनकी बैटरी डाउन होना शुरू होती थी, क्लास का टाइम खत्म हो चुका, ठीक है। लेकिन 5 दिन होंगे,
फिर हमारी पूरी कोशिश होगी, हत्ता उल इम्कान कोशिश होगी, देखो हर बंदे के साथ कुछ वाकयात लगे हुए होते हैं, हालात लगे हुए होते हैं, सैटरडे संडे आपको ऑफ दें, ये हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह, ताकि सैटरडे संडे आप अपनी खुद की प्रिपरेशन करें, पूरा हफ्ता आप हमारे साथ क्लासेस लें, होमवर्क्स वगैरह करें जितना कर सकते हैं, और फिर सैटरडे संडे में आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करें, जो होमवर्क्स हमने दिए होंगे वो करें, आराम से टाइम को मैनेज करें, ठीक है वही बात। लेकिन पंक्चुअलिटी, जिस टाइम पर क्लास शुरू हो रही है मुझे उस टाइम पर हर बच्चा क्लास में चाहिए है, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। देखो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरे हाथ में। आप यकीन करो, जब किसी बच्चे का पेपर रुकता है, कहता है सर मेरा पेपर रुक गया, मुझे इतनी तकलीफ होती है मैं बता नहीं सकता, इतनी तकलीफ होती है। आई ट्रीट एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन एज माई फैमिली मेंबर। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई का, मेरी बहन का पेपर रुक गया, इतनी तकलीफ होती है, लेकिन उस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, मैंने एक टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, कोई सवाल नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा ना, मैं आपके दिमाग में घुस के तो चेक नहीं कर सकता आपको समझ आया कि नहीं आया। सबको समझ आ गया, जी यस सर समझ आ गया, चलो आगे चलो। और अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर आपका 100% फोकस और 100% अटेंशन रहा ना, अगर आपका 100% फोकस 100% अटेंशन रहा, तो आपको हर कॉन्सेप्ट पहली दफा समझ आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं तो दोबारा रिपीट कर देंगे, फिर भी नहीं तो कोई मसला नहीं है, तीसरी बार रिपीट कर देंगे, फिर भी नहीं है समझ में, कोई मसला नहीं है, मैं इधर ही होऊंगा, क्लास के बाद भी होऊंगा, फैकल्टी रूम में होऊंगा। आपका जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछो भाई। कभी कभार ऐसा भी होता है, टीचर ने कभी कुछ बोल दिया, थोड़ा जलील कर दिया, तो भाई टीचर की जिल्लत तो किस्मत वालों को मिलती है यार, क्या हो गया, टीचर ने थोड़ा सा जलील कर दिया तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया। घर में अम्मा अब्बा नहीं करते जलील, अम्मा तो चप्पल से भी मारती हैं, अब्बा तो बेल्ट से भी मारते हैं, नहीं करते जलील, बहुत करते हैं। तो भाई टीचर ने थोड़ा सा बोल दिया तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया। टीचर का भी तो रुतबा माँ बाप के बाद टीचर का रुतबा देना भाई, तो टीचर की तो झाड़ भी खुशकिस्मत वालों को मिलती है, खुशकिस्मत लोगों को, तो कोई मसले की बात नहीं भाई, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। आपने पैसे अगर पूरे दिए हैं तो कॉन्सेप्ट पूरा लेके जाओ भाई। रहमती शीरीं जाओगे, 2 किलो मिठाई के पैसे दिए, अगर तो 1.5 किलो दे देगा तो क्या हो गया आप लोग, सर वैसे ही रमजान चल रहा है और हॉट हो जाएंगे हम। पैसे 2 किलो के दिए हैं, मिठाई अगर 1.5 किलो मिल रही है तो हम माइंड कर जाएंगे, तबीयत से माइंड कर जाएंगे सर। तो अगर हमने फीस केएनएस को पूरी दी है तो सर हम तो चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन चाहना चाहिए आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। बात समझ आ रही है। बस कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, एक उसूल मान लो, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये समझ में क्यों नहीं आया मुझे, ये क्यों नहीं आया मुझे, ये कॉन्सेप्ट समझ में, ये मुझे आना चाहिए, क्या 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 कमी मेरे अंदर, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहा हूं, कल को मेरी फर्म होगी, मैं टैक्स कंसल्टेंट होऊंगा, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा और मैं बेगैरतों की तरह घर जा रहा हूं। कल को मैंने फर्म खोली, मेरा क्लाइंट आ गया, यही सवाल मुझसे पूछ लिया, मैं क्या जवाब दूंगा। सर के लेक्चर में सब समझ आया था, बस भाई सिर्फ यही समझ में नहीं आया था, ये मैं तुझे आज नहीं बता सकता। एक डॉक्टर एक बंदे को ऑपरेट कर रहा है, चीर फाड़ दिया है, काट दिया है, अभी वो काटने पीटने के बाद मरीज खुला पड़ा है उसके सामने, और अब वो बोल रहा है यार करना क्या है, ये वाली वेन काटनी है, ये वाली वेन काटनी है। यार जब टीचर ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था ना, मैं क्लास में नहीं था, मैं लेट आया था कि इस वेन का फंक्शन क्या है, मुझे नहीं पता इसके काटने से क्या होता है, ऐसा ना अल्लाह को प्यारा हो जाए। ओ भाई तू डॉक्टर है यार, तुझे नहीं पता क्या। तो भैया तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुझे नहीं पता क्या। ये जो सेक्शन है इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं, इसमें टैक्स पेयर के लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसमें क्या टैक्स मैनेजमेंट का मेजर लेना है उसने, इसमें नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, तुझे नहीं पता क्या। अगर तुझे नहीं पता तो कल को तेरा क्लाइंट आएगा, लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है, तू करोड़ निकाल के दे देगा उसको, लाओ पे करो। नहीं आ रही बात समझ में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो कैसे, ऐसा आप लोगों को नींद कैसे आएगी कि आज सर ने समझाया मुझे समझ में नहीं आया। बात समझ आ रही है। तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए,
आज का टॉपिक, आज मैं 15 मिनट लेट चला गया, शुरू के सर के 15 मिनट शुरू के निकल गए। आज आपको नींद नहीं आनी चाहिए, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। पढ़ाई आपके लोगों के लिए एसेट है। एंड तक बोझ समझ के पढ़ते हो। क्यों भाई, क्यों? खुद से आए हो ना इस प्रोफेशन में, खुद से आए हो ना भाई, खुद से सिलेक्ट किया है ना। अभी से लेकर एंड तक सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। अगर तुम पढ़ाई से घबरा रहे हो, तुम घंटों से घबरा रहे हो, फिर 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास है तो एंजॉय करो ना यार। 5 घंटे फायदा मिल रहा है तुमको भाई। बूफे जाते हो खाने के लिए, बूफे में बोल दिया जाए 2,500 रुपए का बूफे, और आपने खाना है सिर्फ 6 से 6:30 तक खा सकते। 6:30 बजे इफ्तारी होगी, 6:30 से 7 बजे तक खा सकते हो आप 2,500 रुपए का बूफे। अब लोग सर कभी भी नहीं जाए बूफे के अंदर। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे? इतना सा टाइम, 2,500 में इतना सा खाएंगे हम? नहीं सर, 3 घंटे का 2 टाइम हो कम से कम। खाना आपने मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं। असल जो इंसान खाता है ना बूफे के अंदर, बहुत तीर मार लिया है तो आधा घंटा खाएगा, बहुत तीर मार लिया है तो भी नहीं खा सकता। लेकिन हम सोचते हैं यार बूफे का टाइम सर होना चाहिए 3 घंटे, हम खाएं, आराम से खाएं, तबीयत से खाएं, तसल्ली से खाएं, ब्रेक ले लेके खाएं, तय लगा के खाएं। लेकिन अगर क्लास हो जाए 5 घंटे की, 4-5 लाशें गिर जाती हैं क्लास में। आप सबसे पहले ये पहचान लो कि आप आए किस फील्ड में हो मेरी जान। बस सर इतना हो 4 सवाल होमवर्क में, भाई 4 ही दिए हैं, 40 तो नहीं दिए। तुम्हारे फायदे के लिए दिए, अपने फायदे के लिए तो नहीं दिए। मुझे तो नहीं जरूरत है, करोगे भी तो तुम्हारा फायदा है। नहीं करने वाले नहीं करेंगे, करने वाले कर लेंगे। करने वाले ना सिर्फ कर लेंगे, वो बोलते हैं सर और बताएं कितने सवाल करना है। यकीन जानो होते हैं ऐसे बच्चे, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट गोली निकल जाते हैं, जिनका एटीट्यूड होता है ना, सर ये आपने 2 सवाल दिए सर, अभी इसमें कैसी प्रैक्टिस होगी सफिशिएंट? सर 4 और बताएं ना। अच्छा बेटा ये भी कर ले भाई। सो योर एटीट्यूड विल मेक द डिफरेंस। योर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज will make you stand out in this race. Now it's up to you. ये आप पर है, आपने करना क्या है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है या आगे नहीं बढ़ना है। कातिल प्रोफेशन है, कातिल प्रोफेशन। रिजल्ट आएगा, आधी विकेट गिर जाएंगी, आधी आगे जाएंगी। फिर कोशिश करोगे, फिर रिजल्ट आएगा, आधी गिर जाएंगी, आधी आगे जाएंगी। टैक्स के रिजल्ट का रेशो, टैक्स के रिजल्ट का रेशो बताने लगा हूं मैं, 40 से 50 के दरमियान रेंज करता है। 40 से 50 के दरमियान रेंज करता है। बुरा आ जाए तो 35 भी हो जाता है, लेकिन आमतौर पर टैक्स का रिजल्ट 40 से 50 के दरमियान रेंज करता है। यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे पास होंगे, 6 पास नहीं होंगे। लेकिन सर आप तो बोलते हैं इतना आसान पेपर है, इतना आसान पेपर है, इतना आसान पेपर है, टैक्स का पेपर इतना आसान है। हाँ तो आसान भी पढ़ने वाले के लिए है मेरा बच्चा। आसान किसके लिए? पढ़ने वाले के लिए आसान है। मजाक बात थोड़ी है। सीए का पेपर है, देख लेना कितना बड़ा कोर्स है। आखिर में आएंगे वही पैनिक अटैक, आमतौर पर खवातीन को होता है। हर अटेम्प्ट में एक आध खातून, सर पेपर में सब आता था मुझे, लेकिन बस फिर पेपर में पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। ये पैनिक अटैक क्यों आते हैं? तैयारी नहीं होती इसलिए आते हैं, ठीक है? पैनिक क्यों हो जाते हैं? प्रैक्टिस नहीं है इसलिए पैनिक हो जाते हैं, वरना कोई वजह नहीं। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज। तो क्या आप में से हर एक बच्चा जो यहां बैठा हुआ है, क्या वो मुझसे आज ये वादा करता है कि इंशाअल्लाह सर वी विल बी रेगुलर एंड वी विल बी पंक्चुअल? हाथ रेस करके सब मुझसे आज वादा कर लें, इंशाअल्लाह वी विल बी रेगुलर एंड वी विल बी पंक्चुअल। इंशाअल्लाह सारे हाथ रेस कर लो। ए अल्लाह पाक, आपके सामने ये सब ने मुझसे वादा कर लिया। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अल्लाह देख रहा है, सब ने वादा कर लिया। मैं ठीक है, अभी आप थोड़े टाइम में देख लेंगे कितने लोग हैं जो वादा खिलाफी कर लेंगे, कौन है जो पास होना चाह रहे हैं, कौन है जो पास होना नहीं चाह रहे हैं। थोड़े दिन में आप लोगों को सब नजर आ जाएगा। आप लोगों के सामने ये सारा
मुशाहिदा हो जाए, 100% फोकस। आम तौर पर इसमें मेरा शिकवा रहता है ख़वातीन से, बातें चल रही हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसको सवाल बता रहे हो, अभी भाई खुद तू सही से कर नहीं रहा, सामने वाले को बता रहा तू, ये ना करो यार, नहीं करो बातें। टीचर जब क्लास में मौजूद है, कोई सवाल है आप टीचर से पूछो, हाथ रेस करो, हाथ रेस। तरीका क्या? मैं पढ़ा रहा हूं, यूं नहीं बीच में बोल पड़े तक, यूं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, आपने हाथ रेस कर लिया, आपने हाथ रेस कर लिया, मुझे पता लग गया इस बंदे के दिमाग में कुछ कुलबुल आ रहा है, मैं अपना कॉन्सेप्ट पूरा करूंगा और आपसे सब, क्योंकि हो सकता है मैं अपना कॉन्सेप्ट पूरा करूं और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपने क्लास का डेकोरम मेंटेन रखना है, हाथ रेस करना है, सवाल मैं आपसे पूछ लूंगा, और अगर फिर भी रह जाए तो जब मैं बात कंप्लीट कर लूँ दोबारा हाथ रेस कर देना, मैं पूछ लूंगा सवाल आपसे, क्या आपकी क्यूरी है, क्या आपका कंसर्न है। अच्छा, फिर कुछ जरूरी बातें, तो पहली क्लास आमतौर पर ये जरूरी बातों में निकल जाती है, कुछ मोटिवेशन वगैरह में निकल जाती है। अच्छा, अब मैं ये जो आप लोगों के पास रजिस्टर्स हैं, मैं जरा इस पर आ रहा हूँ, एक आध रजिस्टर जो मुझे कुछ ढंग का लग रहा है, मैं जरा देख लूँ। अच्छा, ये एक तो बुक है कैफ 2 की, ठीक है, ये कैफ 2 की किताब है, ये आप लोगों को लेना पड़ेगी, ये आप लोगों को मिल जाएगी, मिस निम्रा से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग कैफ 2 की बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पहला चैप्टर जो है वो तो मैं हैंडआउट की फॉर्म में आप लोगों को दे दूंगा, पहला चैप्टर मैं हैंडआउट की फॉर्म में आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, रजिस्टर होना चाहिए, और रजिस्टर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा रजिस्टर हो तो बहुत अच्छा है। देखो, आखिर तक बच्चे जलील होते हैं मुझसे, छोटी छोटी डायरियों में सवाल सॉल्व कर रहे हैं, छोटी छोटी डायरियों, इतने इतने से पेज पे बुक के ऊपर ही सवाल सॉल्व कर रहे हो, एंड तक, फिर चाहते हैं हम पास हो जाए, फिर चाहते हैं हम पास हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा? टीचर की एक छोटी सी बात तो तुमसे मानी नहीं जा रही, कैसे होगा पास? एक अच्छा बड़ा, भले जरूरी नहीं है कि यही लो आप, जरूरी नहीं, लेकिन पेज ऐसा हो कि वो अच्छा बड़ा वाइड पेज हो, क्योंकि टैक्स के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होंगे। बात समझ आ रही है? 2-2, 2.5 पेज तक चले जाएगा इसका एक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर भी मल्टीपल कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, इधर यहां पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे, इधर उसकी सब वर्किंग्स आ रही होंगी, इधर फिर एक लाइन चल रही होगी, तो एक पेज के ऊपर 3 कॉलम चल रहे होंगे। अब वो छोटी सी डायरी में जो बच्चा कर रहा है, वो कॉलम में मिक्सअप हो जाते हैं, सब एक ही सफ में हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब थोड़े टाइम में वो, अच्छा फिर क्या होगा, सवाल सॉल्व कर लेगा, सर आंसर मेरा नहीं आ रहा, आप बताएं गलती किधर करिए। मैंने बोला तू देख के बता नहीं सकता तूने किया क्या है, मैं देख के बता दूं तूने गलती क्या की है। बात आ रही समझ में? तो प्लीज रजिस्टर ढंग का मेंटेन कर लो डे 1 से। दूसरी बात, ये पूरा टैक्स के लिए रख देना, ठीक है, पूरा टैक्स और टैक्स की प्रैक्टिस के लिए रख देना। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है लाने में, तो इसके 3 हिस्से कर दो, लेकिन वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आप टैक्स के लिए रख देंगे, सही है। इसी में प्रैक्टिस करो, इसी में फेयर काम करो, इसी में प्रैक्टिस करो, जो भी करो वो इसमें करो, जो भी करो वो इसमें करो। अच्छा, फिर मैं क्या सजेस्ट करता हूं, सुन लो जरा। देखो, जितना काम ऑर्गेनाइज होगा उतना मजा आएगा, ये सारी बातें पहले दिन हो जाए। अच्छा, फिर मैं सजेस्ट क्या करता हूं, मैं सजेस्ट ये करता हूं कि ये आपका रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर सारे रजिस्टर के पेज पे नंबर आज मत डाल लो। 400 पेज का रजिस्टर है, आपने बोला यार 400 पेज पे नंबर डालने में मुझे आधा घंटा लग गया, तो आधा घंटा भी आप लगा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन चलो 5 मिनट में आप नंबर डाल लो। 5 मिनट में अपने पेजेस पर नंबर डाले, 50 तो डाल ही लोगे, 50 नंबर आपने डाल लिए इस पेजेस पे डाल लिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, आप कर रहे हो, अपने रजिस्टर पे काम कर रहे हो, सवाल को सॉल्व कर रहे हो, मैंने सवाल सॉल्व करा दिया। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको सवाल सॉल्व करवा दिया जो कि बुक के पेज नंबर 25 के ऊपर है, बुक के पेज नंबर 25 के ऊपर है, सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, रजिस्टर के ऊपर आपने उसको कॉपी कर लिया। अल्लाह करे कॉपी करो, क्योंकि अब हरामखोरी का दौर इतना है कि मोबाइल निकालते हैं और तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं। अल्लाह करे कॉपी कर लो भाई, सही है। और आप यकीन करो, जो ये तस्वीरें लेते हैं ना, वो बहुत परेशान होते हैं। अभी ओरिएंटेशन सेशन था परसों, मैंने बच्चों से पूछा पेपर कैसा है, क्या हुआ सर 7E सेक्शन 7E पर बिल्कुल वही सवाल आ गया जो आपने क्लास में जैसी एग्जाम्पल करी थी वैसी आ गई। और मुझे पता था सेक्शन 7E एक नया सेक्शन है, उसके ऊपर एग्जामिनर ने टेस्टिंग की नहीं है,
तो मैं पिछली 3 अटेम्प्ट से बोल रहा हूं, अब आया सवाल, और पिछले अटेम्प्ट में आ गया। तो 7E के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ सकता था, बड़ा जबरदस्त सेक्शन है, नया सेक्शन है प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो बिल्कुल वैसा सवाल पेपर में आ गया सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वही सवाल छप दिया एग्जाम में। मैंने कहा भाई ये भी वो बच्चा बोल रहा है जिसने बोर्ड के ऊपर वो सवाल कॉपी किया था, जिसने तस्वीरें ली थी ना, वो उनके आर्काइव में पड़ा हुआ है, उनके फोन के आर्काइव में पड़ा हुआ, उनको याद भी नहीं है कि मैंने क्लास के अंदर वो सवाल करवाया था। यकीन करो, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज प्लीज कॉपी किया करो, कॉपी किया करो। और अगर तस्वीर ले रहे हो तो घर जाके कॉपी कर लो, लेकिन उसको कॉपी कर लो। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर गायब हो जाएगी, वो बैकअप पे चली जाएगी, वो वन ड्राइव पे बैकअप हो जाएगी, गूगल ड्राइव पे बैकअप हो जाएगी, आपका फोन इरेज हो जाएगा, फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, आप दूसरा फोन चेंज कर लोगे, वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ना वो पिक्चर खींच के, थोड़े टाइम के बाद वो डाउनलोड भी नहीं हो रही होगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है बेटा? ठीक है, अच्छा अब अगली बात, ये बात हो गई रजिस्टर की बात हो गई। छोटी छोटी बातें हैं, आपको लगेगा कि सर क्या हम बिल्कुल बच्चे थोड़ी हैं जो आप हमें ऐसी बातें बता रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा बच्चे हैं, ये बता दूं आपको मैं। अच्छा तो ठीक है, ये रजिस्टर आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया है, इसकी लाज रख लेना। ये हैवी है कि तुम? अच्छा खैर, पेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी भाई कभी किसी के साथ ऐसी तरह तफरी हो तो दिल पे मत लेना, और अगर ले लो तो ज्यादा पढ़ना, पढ़ाई ज्यादा। अच्छा पेन, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेन वही यूज करोगे जो पेपर में यूज करोगे, सही है? ऐसा नहीं होगा कि आप पेन अभी कोई और यूज कर रहे हो और पेपर में फिर कोई और पेन यूज करो, तो आपकी राइटिंग की स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी और आपको मजा भी नहीं आएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, वही बात, पेन की बात हो गई। अगली बात कैलकुलेटर की, किसी के पास मुझे नजर आ जाए तो मैं बात करूं। कैलकुलेटर, अच्छा भाई कैलकुलेटर, आप जो भी कैलकुलेटर आप लोगों को यूज करना है करो। FX 991 ES, हमेशा से मुझे यही पसंद है, FX 991 ES। और भी अच्छे अच्छे मॉडल्स आ गए, मैं कोई आप लोगों के पास है तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ के नया खरीदो, बस आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और वही कैलकुलेटर जो आप आज यूज करोगे वही आपके पास पेपर में भी होना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड अफेक्ट ना हो। क्योंकि जिस स्पीड से आप इस कैलकुलेटर के ऊपर काम करोगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, वही कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास होना चाहिए। क्या बात समझ आ गई है? मुझे सबसे अच्छा ये लगता है FX 991 ES। ठीक है, दूसरी बात, कैलकुलेटर जब आप लोगे तो चाइना वाले कैलकुलेटर भी मिलते हैं, जो अगर आपको 200-300 के मिल जाते हैं, पता नहीं अब मिलते नहीं मिलते, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन पहले ऐसा होता था 150 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का कैलकुलेटर मिल जाता था चाइना वाला। वो लेने से गुरेज करो, उसमें कभी 2+2 22 भी आ जाता है, रिजल्ट उसमें ठीक नहीं, कभी कभी उल्टे सीधे आ जाते हैं। आप थोड़े से पैसे खर्च करके एक ही दफा अच्छा ढंग का ओरिजिनल कैलकुलेटर ले लो, 2,500-3 हजार से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन वो 2,500 रुपए का कैलकुलेटर आपके CA फाइनल तक चलेगा। अगर आपने थोड़ा सा केयर से चलाया, घर में छोटे बहन भाई से बचा लिया, तो वो आपका CA फाइनल तक चलेगा, वो खराब नहीं होगा, ओरिजिनल वाला कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये कर लो, थोड़ा सा जरा तालीम पे खर्चा करो, वो आपको रिटर्न अच्छा देगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये चीजें हो गई आपके पास। फिर आपके पास बुक मिल जाएगी आपको, उस बुक में सब चीजें होंगी, टैक्स रेट्स भी होंगे, सारी चीजें भी होंगी। अब अगर क्लास में कोई बच्चा रजिस्टर भूल के आए तो टीचर को कितनी तकलीफ होगी? बेटा कहाँ है रजिस्टर, आपका होमवर्क दिया था, किधर है रजिस्टर? सर वो होमवर्क मैंने कर लिया है, यकीन करें आप मेरा, लेकिन वो रजिस्टर मैं घर पे भूल गया। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं, यू विल सी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अभी 2-3 क्लासें होने दो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है, तो भाई आप जब आ रहे हो तो आपको चीजें लेकर आनी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोग नहीं लाओगे क्या होगा? मैं परेशान होऊंगा, थोड़ा सा जरा फ्रस्ट्रेट होऊंगा, 2-4 बातें सुना दूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका हो जाएगा। आपका नुकसान है, आपका नुकसान है। मुझे तो ये तकलीफ होती है यार, ये स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, ये समझ नहीं रहा, ये सीरियस नहीं हो रहा, इसको पता ही नहीं इसका नुकसान हो रहा है। तो क्या ये छोटी छोटी बातें सबको समझ आ गई? तो मैं नंबरिंग की बात कर रहा था, आपने इसके ऊपर पेज नंबर डाल दिए। अब आपने, मैंने मेरी बुक पर जो पेज नंबर 25 पर एक क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपने कर लिया,
उसका सॉल्यूशन आपने इधर किस पेज पे किया है? रजिस्टर का पेज नंबर आ रहा है पेज नंबर 42। आपने रजिस्टर के पेज नंबर 42 पर उस सवाल का सॉल्यूशन कॉपी किया जो मैंने बोर्ड पे करवाया, जो मेरी बुक के पेज नंबर 25 पर है। तो अब आप उस बुक के ऊपर लिख देना पेज 42, ताकि आपको मिल जाए कि वो रजिस्टर के किस पेज पर है। और इस रजिस्टर के पेज के ऊपर लिख देना पेज 25, ताकि आप अगर रजिस्टर से रिवाइज कर रहे हो, ऐसा होता है मेरे रजिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी सीरियस अबाउट मेंटेनिंग माय रजिस्टर्स, वेरी सीरियस। आप यकीन करो, आज भी कभी मुझे रेफर करना होता है मैं अपने पुराने रजिस्टर से रेफर करता हूं। तो मैं अगर रजिस्टर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने कहा चलो टाइम है मेरे पास, मैं पूरा टैक्स रिवाइज करता हूं, लेट्स गो बाय रजिस्टर। सर ने चार्ट्स बनाए हुए हैं, पूरी डायग्राम्स बनाई हुई हैं, सर ने सवाल सॉल्व कराए हुए हैं। अब एक सॉल्यूशन आ गया, उस सॉल्यूशन का क्वेश्चन किस पेज पर है? पेज नंबर 25। तक बुक खोली, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, आगे चलिए। क्योंकि कितनी दफा आप लोग रिवाइज सिर्फ देख के करोगे, हाथ से भी नहीं करोगे, देख के कर लिया, सवाल को देखा, सॉल्यूशन को देखा, रिवाइज हो गया, ऐसा भी करोगे, ठीक है। और अगर आप बुक से रिवाइज कर रहे हो, बुक के कंटेंट को रिवाइज कर रहे हो, रीड कर रहे हो, याद कर रहे हो, चले सवाल आया, सवाल किस पेज पर इसका आंसर है, रजिस्टर खोला, ठक फौरन मिल गया। वरना क्या होगा, पेजेस पलटते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं। और आप लोगों का काम इतना अनऑर्गेनाइज होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। डे 1 से जो चीजों को इतना ऑर्गेनाइज कर लेगा उसको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? छोटी बातें हैं लेकिन कीमती बातें हैं, प्लीज इनको डिस्काउंट मत करना, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं, अच्छा भाई बेटा ये जरा आप लोग बांटें। जो एक्स्ट्रा हो पीछे देते जाएं बेटा। 2 पेजेस हैं, एक में ट्रेंड एनालिसिस है, एक में कोर्स प्लानर है। कुछ चीजें ये मैं आपको फोटोकॉपी दे रहा हूं, लेकिन आप जब बुक लेंगे उसमें सब चीजें अवेलेबल होंगी। अगर किसी को ना भी मिल पाए तो मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पीछे देते जाना बेटा। पीछे देते जाओ। 2 हैं, दे रहा हूं। आप लोगों को 2 मिले, 1 मिला है? बेटा ये जरा, हाँ ये थोड़े से दे दे तो मुझे। कितने? ये तुमको मिल गया ना बहुत सारे। बेटा ये ले, ये एनालिसिस मिल गया आप लोगों को, ये पकड़ो, देते जाओ पीछे। ये लो, 2 पर्चे हैं, एक है एनालिसिस और एक है कोर्स प्लानर। अब मैंने दे दिए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बांटो, बरकत होगी। हाँ आ जाएगा दूसरा भाई, आ जाएगा दूसरा भी आ जाएगा। बेटा ये कोर्स प्लानर किसको नहीं मिला? बेटा ये कोर्स प्लानर जरा पीछे देना। शोर नहीं, बातें नहीं। अच्छा, कोर्स प्लानर आप के सामने है। कोर्स प्लानर आपके सामने है, ठीक ठाक बड़ा कोर्स है, लेंदी कोर्स है, कोर्स आउटलाइन बड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया, कैफ
कैफ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं उसको आसान बोलूं चाहे मुश्किल बोलूं, लेकिन है तो सीए के सब्जेक्ट्स ना, मैं ये कहता हूं कि कंपैरेटिवली सबसे आसान है, कंपैरेटिवली। लेकिन जिसने इसको आसान समझा शुरू से, उसका पेपर रुक जाता है। इसको आसान लेना नहीं है। जब आप इसको आसान लेंगे नहीं ना, तो ये खुद आसान बन जाएगा आपके लिए। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा फर्क है आसान होने में और आसान लेने में। आपने आसान नहीं लेना, तो ये खुद आसान बन जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। कोर्स की लेंथ ठीक ठाक है, ठीक ठाक कोर्स की लेंथ चाहिए। और मेरी सजेशन ये है मेरे बच्चों, अगर कोई वाकई उज़्र ना हो, अगर कोई वाकई परेशानी ना हो और कैंपस में आकर क्लास ले सकते हो, तो इससे बेहतरीन मोड हो नहीं सकता। समझ गए बात को? ऑनलाइन वाले बच्चे जब ऑनलाइन मोड पे क्लास लेते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और सीरियस बच्चे हो, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगर कोई होता है तो ऑनलाइन मोड उसको जचता है और वो कामयाब हो जाता है। आम तौर पर आप लोग अभी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हो, मैच्योर हो जाओगे। सीए में आ गए हो ना, एक दफ़ा दो दफ़ा पेपर दोगे तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे इंशाल्लाह। तबीयत से आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र आप लोगों की क्यों होती है? क्योंकि अभी आप लोग वो चूजे हो जो अंडे में से अभी निकले हैं, यानी पीआरसी से अभी निकले हो। कोई बच्चा मुझसे पूछता है, सर मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसी छोटी समझाने के लिए, सर मैं 4 पेपर दे सकता हूँ, दे दूँ 4 पेपर? नहीं भाई, अभी ना दे दूँ 4 पेपर। सर टाइम भी है मेरे पास और आपको पता नहीं है, मैं दे दूंगा। मैं कहा दे तो दोगे भाई, पास भी तो करना है। तो मैं उसको ये कहता हूँ, भाई आप अभी दो 3, अभी कहते दो 3 दो। या अगर टाइम कम है किसी के पास, मिसाल के तौर पर आगे की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट तक उसने कुछ नहीं पढ़ा, फिर रिजल्ट आया, या पीआरसी, ऐसे बच्चे होते हैं पीआरसी का एक दुम लटकी हुई है, एक कोई पेपर, एक पीआरसी का पेपर रुका हुआ पड़ा हुआ है। अब वो क्लासेस ले रहा है, अब वो काफी टाइम बाद पीआरसी का पेपर निकला, अब उसको तब तक वो सीरियस ही नहीं था। अब पीआरसी का पेपर निकलने के बाद वो सीरियस हुआ, बच गए 2 महीने। सर मैं कितने 3 पेपर उठा लूं? मैंने नहीं भाई 3 नहीं उठा, अब 2 का टाइम है। लेकिन सर मैं दे दूंगा 3। हमने बोला भाई फिर भी अब 2 उठाओ। वजह उसकी क्या है? क्योंकि आपको नहीं पता कि कैफ का डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपको नहीं पता। आप अभी 2 देके अगर 2 निकाल लेते हो, 2 देके 2 निकाल लेते हो, तो अगले अटेम्प्ट में आप 4 देके 4 निकाल लोगे इंशाल्लाह। बात समझ आती है? देखो टीचर आपको कोई सजेशन देता है ना, उसकी कोई पीछे रीजन होती है। लेकिन अगर आपने 4 दे दिए और वो 4 के 4 रुक गए, उसके बाद ऐसा होगा कि आप अपाहिज हो गए। अब आपके दिल में दिमाग में इतना डर बैठ जाएगा कि यार अब मैं तो पास ही नहीं कर सकता, मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया, मैंने तो 4 दिए 4 रुक गए, मैं तो जलील हो गया, अब मैं क्या करूं? अब आपको अगला पेपर, एक पेपर उठाने में भी मौत आना शुरू हो जाएगी, यार सर मैं ऐसा ना हो फिर फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगर तूने 2 दिए होते और वो 2 के 2 तूने पास कर लिए होते, 4 दिए 4 फेल हो गए, 42 43 44 45, भाई 2 दे देता, 2 के 2 पास होते, इतनी मोटिवेशन होती है, अगली अटेम्प्ट में 4 पास हो जाते। बात समझ आ रही है? तो उसके पीछे ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन खैर बाहर तो बात यह है कि आप जब पेपर दोगे तो मैच्योर होगे। एक दफा अटेम्प्ट दे दोगे, आपको पता लग जाएगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, आटे दाल का भाव सब पता लग। अभी आपको नहीं पता, इसीलिए मैं इतना फिक्रमंद होता हूं आपसे रिलेटेड कि भाई अभी ग्रुप ए में कैफ 1 2 3 4 में प्लीज कैंपस आ जाओ, कैंपस आ जाओ, कैंपस आ जाओ। 4 पेपर तुमने ढंग से निकाल लिया, अगर उसके बाद आगे के पेपर में तुम्हें ऑनलाइन जाना है, दुनिया से बाहर जाके पढ़ना है, मार्स पे बैठ के पढ़ना है, पढ़ लोगे तुम, क्योंकि तुम उस वक्त तक मेंटली और प्रोफेशनली मैच्योर हो गए होगे, एग्जाम दे चुके होगे, 4 पेपर पास कर चुके होगे, तुमको पेपर पैटर्न पता होगा, तुमको पता होगा डिफिकल्टी लेवल, मैंने कितना पढ़ना है, कितनी जान मारनी है, कितनी अटेंशन देनी है, कितने लेक्चर्स कितनी दफा देखना, सब तुम बताओ। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी तुम अंडे से निकले हुए चूजे हो, चूजे जिसको पता ही नहीं है कि आगे की दुनिया कैसी है, जिसको पता ही नहीं है आगे कितनी डिफिकल्टीज आनी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो मैं वो चीज आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं अपने लिए अच्छी समझूं। अगर हो सकता है, अगर कोई वाकई उज़र या परेशानी ना हो, वाकई प्रॉब्लम ना हो, कि कोई बंदा वहां से आ रहा है, अल्लाह भला करे, कहां से आ रहा है, स्टील टाउन से आ रहा है कोई बंदा,
बोले सर मुझे आने में लगता है 1.5 घंटा, जाने में लगता है 1.5 घंटा, बस में आना पड़ता है। देखो भाई वैसे अगर बस में आना कोई मसले की बात नहीं भाई, क्या हो गया, हमने सारी जिंदगी बस में ट्रेवल किया भाई, फर्म जाते थे बस में जाते थे, 2 बस बदल गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पब्लिक अब तो इतनी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोगों के पास गाड़ियां हैं फिर भी उससे आ रहे हैं। कौन सी बस चल रही है आजकल? रेड बस, ग्रीन लाइन, पता नहीं कौन कौन सी बसें चल रही हैं। ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं भाई गाड़ी है हमारे पास, हम गाड़ी नहीं ले जा रहे, गाड़ी का फ्यूल इतना लगेगा, फिर पार्किंग के पैसे लगेंगे सर अलग, जहां पे गाड़ी पार्क करेंगे। ग्रीन बस आती है आराम से सीधी सीधी पहुंचाती है। तो भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी माशाल्लाह जवान लोग हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर, ऐसी बेहिम्मती की बातें ना करो। बात समझ आ रही? तो प्लीज कैंपस आकर फिजिकली क्लास लो, मेरा मशवरा है। बाकी अपना भला आप लोग खुद जानते हैं, सुनते तो आप अपने माँ बाप की भी नहीं है, मशवरा देना हमारा काम है। मेरी ख्वाहिश ये है कि इससे पहले कि वक्त और हालात आपको सिखाएं, 6 महीने साल जाया होके या जाया करके आप सीखो, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप आज सीख जाओ, दूसरों के तजर्बे से सीख जाओ, मेरी बातों से सीख जाओ, अल्लाह करे। ठीक है? अच्छा, कोर्स का प्लानर आपके सामने है, ठीक ठाक बड़ा कोर्स है, बहुत कुछ पढ़ना है हमने, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा हमें, हाँ बहुत पढ़ना पड़ेगा हमें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग आएंगे, आप टीचर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, बोर्ड पर आप मेरे साथ सवाल करेंगे, रजिस्टर में मैं देखूंगा आपने सवाल किए नहीं किए। काफ़ी सारा काम मैं क्लास वर्क खुद अपने सामने कराता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 2 सवाल करा दिए, अब अगले 2 या 3 सवाल मैं आपको दूंगा और आपसे कहूँगा कि आप खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्जाम में सबसे मुश्किल चीज़ होती है इस दिमाग को चलाना। मैं अगर सारे सवाल बोर्ड पर करा दूं, जो कि मेरे लिए आसान भी है, मैं करा भी सकता हूँ, मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है ना, याद हो गए सवाल, बोर्ड पे कराने में कितनी देर लगती है। लेकिन जो चीज़ मैं बोर्ड पे कराऊंगा ना, बच्चे खुश रहते हैं, हाँ सर A1 बेहतरीन, तो आपने बेहतरीन कराया, सब समझ आ गया माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद सब समझ आ गया, उसके बाद उनको करने की तौफीक भी नहीं होगी कभी, उनका दिमाग चला ही नहीं, ये मशीन चली ही नहीं, जंग लग गई। अब एग्जाम में नया क्वेश्चन देख के परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं 2 सवाल कराऊं, 3 सवाल कराऊं, बाकी मैं आपसे कहूं आप अभी करो, मेरे सामने करो, इसी वक्त करो, दिमाग चलाओ, अपनी मशीन को जंग ना लगाओ, होमवर्क करके लाओ, होमवर्क करो, मैं देखूंगा और उसके बाद बोर्ड पे सवाल सॉल्व करूंगा, ताकि आप लोगों का हाथ चले, आपका दिमाग चले। एग्जाम के अंदर वो सवाल नहीं आएगा जो पास पेपर का क्वेश्चन है, जो कि बुक का क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई नया सवाल आएगा, और जब नया सवाल आएगा तो आपने परेशान नहीं होना। क्या ये बात समझ आती है? इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि प्लीज प्लीज अटेंड क्लासेस फिजिकली। रमज़ान में कितनी क्लासेस होंगी? रमज़ान में शायद हमारी मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस होंगी। रमज़ान से पहले हमारी बहुत कम क्लासेस होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी। आखिरी अशरे के अंदर हम लोग क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, हाँ, लेकिन ईद के बाद फिर थोड़ा सा एक्सेलरेटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ईद के बाद एक्सेलरेटर पे पाँव पड़ जाएगा और चीज़ें थोड़ी सी स्पीड अप होंगी। उसके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान होगा। लेकिन अभी इस वीक जो हमारी 3 या 4 क्लासेस चल रही हैं, 3 होंगी या 4 होंगी क्लासेस, वो आपने रेगुलर आना है, वो क्लासेस आपने अटेंड करनी है। ठीक है, उसके बाद का प्लान मैं आपको खुद बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गई बात? और उसके बाद फिर हमारी क्लासेस लास्ट अशरे के लिए मौकूफ़ हो जाएंगी। जिसको एतकाफ़ में बैठना हो, एतकाफ़ में बैठना, इबादत करना, खूब सारी दुआएं करना अपने लिए, हमारे लिए भी। और ईद के बाद फिर इंशाल्लाह हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो ये बात हो गई कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स प्लानर की। टॉपिक वाइज इसमें आवर्स लिखे हुए हैं, ये एस्टिमेटेड आवर्स हैं, ऊपर नीचे होते हैं। एक आपके अंदाजे के लिए मैंने बता दिया है कि आपने ठीक ठाक पढ़ना है, आपने तबीयत से पढ़ना है, तबीयत से पढ़ना है। ठीक है, एंड यू आर स्टडिंग दिस कोर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये ऐसा नहीं है कि 50 घंटे में, 60 घंटे में, 65 घंटे में, 70 घंटे में ये कोर्स आप पढ़ लो। इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको तबीयत से टाइम चाहिए, और कोर्स को हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमने इस कोर्स को तबीयत से सीखना है। यानी कि मेरे पढ़ाने में तो शायद कम टाइम लगे, लेकिन जो प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, क्लास के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, आपको करने का टाइम दूंगा, आपने सॉल्व करने हैं। इट ऑल टेक्स द टाइम। आर यू गेटिंग दिस? ये सारा के सारा टाइम आपका है, आपके लिए है। अब कोई बच्चा मुझे कहे कि सर ये कोर्स तो आप 2 महीने में, 3 महीने में खत्म करा दें, जल्दी से खत्म करा दें, 250-200 घंटे का कोर्स है, वो आप हमें
80-70 घंटे में पूरा करा दूं। तो भाई बात यह है कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आपको बताई कि आप जब रहमत शीरीन जाओगे 2 किलो के पैसे देके आपको अगर कोई 1.5 किलो मिठाई दे देगा तो आपको बुरा लगेगा ना। बात ही ढंग से पढ़ना है, हमने अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना है। इंशाल्लाह अगर आपने वैसे पढ़ा, क्लासेस आपने 100% ले ली, पंक्चुअलिटी के साथ ले ली, 100% ले ली, पंक्चुअलिटी के साथ ले ली। जो होमवर्क, जो क्लास वर्क मैं करा रहा हूं उसको किया, जो होमवर्क मैं दे रहा हूं उसको किया। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई बड़ा बोल नहीं है, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप 100% पास हैं, 100% पास हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अल्लाह करने वाले हैं। अल्लाह पाक से हम उम्मीद रखें, अल्लाह पाक से हम दुआ करें कि अगर आपने क्लासेस पूरी ली, पंक्चुअल होके ली, मैंने जो क्लास में काम करा रहा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ करने को, वो आपने क्लास में काम किया, जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ आपने होमवर्क किया, ये पेपर आपका रुकेगा नहीं इंशाल्लाह, नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। हम 100 नहीं, शायद हम 110% पढ़ रहे होंगे। बहुत चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा भी आती होती हैं, वो मैं बताता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं बताऊँ, मेरा दिल चाहता है मैं एक्सप्लेन करूँ, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करूँ। तो आप जब कोर्स पढ़ेंगे आप 100 नहीं 110% पढ़ेंगे। तो फिर आपकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए सर ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये याद नहीं हो रहा, ये टॉपिक छोड़ दूँ। क्यों छोड़ दूँ? मैंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा है। तुम सीए के स्टूडेंट हो यार, सीए के प्रोफेशनल हो तुम यार, तुम कैसे छोड़ सकते हो कोई टॉपिक? देखा था ना, डॉक्टर ने टॉपिक छोड़ दिया था, नस काटना मुश्किल हो गया था, याद रखना। अच्छा, अब सर थोड़ा सा जरा इस पेपर के बारे में बताएं, इसमें क्या डिवीजन है। देखो इसमें 3 ब्रॉड एरियाज हैं, बातें सिर्फ मैं कर सकता हूं। अच्छा, इस पेपर में 3 ब्रॉड एरियाज हैं आपके पास। सबसे पहला है आपके पास इनकम टैक्स, दूसरा है आपके पास सेल्स टैक्स, और तीसरा आपके पास कुछ थ्योरी के चैप्टर्स हैं जिसमें आपके पास है सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इनकम टैक्स का जो पोर्शन है ये आईकैप की मार्किंग गाइडलाइन लिखी हुई होगी कहीं बुक के अंदर, आप देख लेना, 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है। ये है अल्लाह भला करे 60 to 70%, ये है 25 to 30%, और ये है 8 to 10%। ठीक है। अच्छा, ये इसकी वेटेज रहती है। क्या इसकी वेटेज एग्जाम में एग्जामिन भी इसी तरह होती है? आओ देख लेते हैं। एनालिसिस आपके पास मौजूद है, एनालिसिस आपके पास मौजूद है, उसके अंदर देख लो पिछली अटेम्प्ट का एनालिसिस देखो। इनकम टैक्स से कितना आया? 62%। सेल्स टैक्स से 30%। बच्चे बहुत खुश थे सर, सेल्स टैक्स एक तो आया भी आसान। लास्ट अटेम्प्ट का पेपर वाज वेरी इजी पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इजी, स्टूडेंट्स वेरी हैप्पी। और एक बात मैं आपको बता दूं, टैक्स का पेपर आज खड़ा हूं पहली क्लास पे, टैक्स का पेपर आपके अटेम्प्ट में भी आसान ही आएगा इंशाल्लाह। पढ़ने वाले बच्चे के लिए हर पेपर आसान ही होता है। आपने अगर ढंग से पूरा कोर्स पढ़ लिया, टैक्स का पेपर आपके लिए आसान ही होगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं होगा। सेल्स टैक्स 30 मार्क्स का आया, एंड दैट टू वेरी इजी, वेरी इजी। 62 मार्क्स इनकम टैक्स, 24 मार्क्स सेल्स टैक्स, और 8 मार्क्स आया होगा शायद, सॉरी 62, 30 और 8। ये लास्ट अटेम्प्ट का ब्रेकअप है। उससे पहले भी आप देख सकते हैं 60, 65, 73, 64, 66, सॉरी ऊपर देख लिया मैं, नीचे इनकम टैक्स 64, 66, 66, 69, 62, 64 इसी रेंज में है, और सेल्स टैक्स भी आप देख सकते हैं इसी रेंज में है। बाकी अभी इतनी रेंजेस का आपने कुछ करना नहीं है, वो तो आप जब पढ़ेंगे तो। मैं टॉपिक वाइज भी मार्किंग देता था मैं, लेकिन अभी टॉपिक पढ़े नहीं है तो फायदा समझ में तो आना नहीं है। थ्योरी प्रैक्टिकल का रेशो देख लो सर, थ्योरी कितना है और प्रैक्टिकल कितना है, थ्योरी कितना है और प्रैक्टिकल कितना है। लास्ट अटेम्प्ट में कितना आया था? 35% थ्योरी, 65% प्रैक्टिकल। उससे पहले प्रैक्टिकल देखो जरा कितना आ रहा है, 60, 65, 73, 64। इसका मतलब यह है कि अब एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन 60 से ऊपर का ही दे रहा है। सर, इज इट मेकिंग द पेपर इजी और डिफिकल्ट? इट इज मेकिंग इट easier.
थ्योरी के अंदर ही हमारे बच्चों की अक्सर टांग टूटती है, सर ये याद नहीं हो रहा, रट्टा कैसे लगाएं याद, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको रटना है, याद करना है, समझने में कुछ भी खास नहीं है, सिंपल है, चीज़ें सिंपल है, लेकिन आपको याद करना है। अपील फाइल करने के क्या ग्राउंड्स हैं, कितने दिन में फाइल करनी है, किसको करनी है, कितना स्टे मिल सकता है, ये सब चीज़ें थ्योरी, इस केस में क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं, रिटर्न किसको फाइल करना है, कितने दिन, कब रिवाइज हो सकता है, कब ऑडिट खुल सकता है, ऑडिट खुलेगा तो क्या हो सकता है, अभी सारी चीज़ें याद करनी होती। तो बच्चे वहां पे थोड़े से परेशान होते हैं, सर याद करना है, तो भाई परेशान तो नहीं होना, सीए में आ गए हो तो सब करना है, याद भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, लेकिन चूंकि बच्चे याद करने से थोड़ा परेशान होते हैं, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिलीफ फॉर देम कि चीजें प्रैक्टिकल साइड से एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहे हैं। तो अगर आपने ढंग से सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और मेरे साथ क्लास में प्रैक्टिस ही ढंग से कर ली, तो ही आपका पेपर इंशाल्लाह पास है अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गई बात? तो ये हो गई आपके पास मार्किंग की डिवीजन। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास ये 2 पर्चे नहीं है, ये 2 पर्चे मिल जाएंगे। ये 2 पर्चे क्या मिल जाएंगे, मैं पहला हैंडआउट भी आप लोगों को दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूंगा मैं, और जो बच्चे फिजिकली आएंगे उनको फिजिकली भी मिल जाएगा। बुक आपने लेनी होगी मिस निमरा से, मैं बुक की पूरी पीडीएफ की कॉपी भी आप लोगों को दे दूंगा आफ्टर रमज़ान, जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, जब हमारी रेगुलर क्लासेस फाइनलाइज हो जाएंगी, मैं इस बुक की पीडीएफ कॉपी भी आपको दे दूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग 200-500-600 रुपये बचाने के लिए पुरानी बुकें चलाओ और पीडीएफ से काम चलाओ, ये हरकत नहीं करना भाई, खरीद लेना। जो भी पॉलिसी होती है मिस के पास आप देख लें क्या सीन है। तो ये मुझे नहीं पता कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बुक इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है, जो भी चीज़ होती है वो, लेकिन आप लोग बुक रख लेना अपने पास, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब वो पुरानी किसी से पकड़ ली बुक, हर अटेम्प्ट में तो नहीं, लेकिन हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं, आती नहीं भी आती, लेकिन जब फाइनेंस एक्ट चेंज होता है तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आती हैं। अब अगर किसी के पास 2 अटेम्प्ट पहले वाली बुक होगी ना, तो उसमें चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई, ठीक है, तो गलत ना पढ़ लो आप लोग। सो हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बुक विथ यू। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब चूंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो बस मैं कुछ इक्का दुक्का बातें और करूंगा और उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। कल 11:30 बजे ही हमारी क्लास है, कल इंशाल्लाह 11:30 बजे ही हमारी क्लास है। देखो मैंने वैसे ही जुल्म नहीं किया तुम लोगों पे, वरना मैं तो 9 बजे भी रख लेता क्लास, ठीक है। रमजान के अंदर रखी है 11:30 बजे, सुन लो मेरी बात को गौर से। रमजान वाली जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी 11:30 से 1 होंगी। रमज़ान के बाद जो हमारी क्लास होती है वो हमारी क्लास होती है 10 बजे शार्प शुरू हो जाती है, 10 बजे। बात समझ आ रही है? रमज़ान के बाद की बात बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ ताकि दिमागों में हो आपके। ऐसा बच्चा हो गया ना बोले सर हमें तो पता ही नहीं था, आप 10 बजे क्लास लेते हैं, हमने एडमिशन ले लिया। हमने कहा अभी से बता दें आपको, 10 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि क्लास का ड्यूरेशन हमने वैसे ही कम कर दी है, तो मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 10 वाली क्लास 10:15 पे शुरू हो रही होगी। हाँ, 10 वाली क्लास 9:59 पे तो शुरू हो जाएगी, लेकिन 10 वाली क्लास 10 के बाद शुरू नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस ये कि 2-5 मिनट मैं लेट हो गया, मैं किसी वजह से लेट हो गया, तो अब तुम्हें दुआएं करना पड़ेंगी जब तुम लेट हो जाओगे तो। अल्लाह करे सर भी लेट हो जाए, या अल्लाह सर भी आज लेट उठें, या अल्लाह सर भी आज थोड़ा लेट पहुँचें। चांस पे होगा ये, ठीक है। और चांस 10 में से 1 चांस लगेगा आपका, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपने टाइम पे पहुंचना है, वरना आपका लॉस हो जाएगा। देखो मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा ना, मेरा लॉस नहीं होगा। कितनी कीमती बात है ये। मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, मेरा लॉस नहीं होगा ना, आपका लॉस होगा। मैं 10 पे ही पहुंचूंगा तो भी आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 10 बजे क्लास स्टार्ट कर दिया और आप पहुंचे 10:10 पे, आपका 10 मिनट का लॉस हो गया। ये नहीं करना प्लीज। और ये डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि बच्चा फिजिकली आ रहा होता है तो वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखता, फिर वो 10 मिनट उसके रह गए, मिस हो गए। टीचर ने कोई कीमती बात बोली, वो मिस हो गई। प्लीज ये मत करना, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ थोड़े से जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अच्छा, मैं वैसे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है, मिस निमरा से कांटेक्ट करें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहां पर इसलिए नहीं दे रहा कि आप लोग मुझे मैसेज कर करके तंग करो, ठीक है। ये मैं अपने कांटेक्ट नंबर से इसलिए दे रहा हूं, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है हमारे तो मुझे मैसेज कर दे, बस मैं उसको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, दैट्स इट।
अभी तंग करने की जरूरत नहीं है, क्लास अटेंड करो, जो सवाल पूछना है क्लास में पूछो। व्हाट्सएप पे सवाल पूछने से हत्ताउल इम्कान अवॉइड करो। फिजिकल क्लास में आ रहे हो मुझसे पूछ लो, ऑनलाइन लाइव क्लास में आ रहे हो पूछ लो। हाँ, जो बिल्कुल ही ऑनलाइन मोड पर होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, वो भले पूछें, लेकिन आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को जेब नहीं देता कि आप लोग क्लास में भी आ रहे हो फिर व्हाट्सएप पे भी लगे रहो। मोबाइल का यूज कम से कम करो भाई। ठीक है, तो बस ये नंबर आपने सेव करना है, लेकिन तंग नहीं करना। हाँ, किसी को कोई चीज पूछनी है, डिस्कस करनी है, मुझसे बात करनी है, मुझे मैसेज करो, मुझसे टाइम ले लो। सर आपके 5 मिनट चाहिए, आपसे बात करनी है, आपके 5 मिनट चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, आप बता दें आपको मैं कब कॉल कर लूँ। मैं आपको बताऊंगा भैया मुझे 3 बजे कर लो, मुझे 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो। उस टाइम पर आप कॉल करके मुझे डिस्कस कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप सर ये बता दें जरा स्नैपशॉट, सर ये क्या था लिखा हुआ, ज़रा बता देंगे। तो जिंदगी में इसी काम के लिए तो नहीं बैठे हुए, ठीक है, और भी काम है हमारे। हाँ, आपको कोई मसला है, परेशानी है, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कोई परेशानी है, टाइम लो, कॉल कर लो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टैक्स पे। दिस सब्जेक्ट is of macroeconomic importance. This subject is of macroeconomic importance. अभी हुकूमत चेंज हुई है, नई हुकूमत आई है, और आप देख रहे होंगे कि न्यूज में बातें गर्दिश कर रही हैं, इस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा दो, इस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा दो, रिटेलर पर टैक्स बढ़ा दो, इसको टैक्स नेट में ले आओ, सैलरी के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। इसका मतलब कि ये जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। हमारी सोचें छोटी हैं, हम सोचते हैं सर सैलरी पर टैक्स बढ़ गया, अब क्या होगा, मेरा टैक्स पहले 1 लाख रुपए बनता था, अब 2 लाख बनता है, मेरे सर पैसे कम हो गए। छोटा मत सोचो, आप सोचो कि ये सब्जेक्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है, मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, कंट्री लेवल के ऊपर, इकोनॉमी लेवल के ऊपर। दिस टैक्सेशन इज अ यूजफुल फिस्कल टूल, इज अ यूजफुल फिस्कल टूल। ये आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है माशाल्लाह से, ठीक है, किसी न किसी हद तक, किसी न किसी दर्जे में पढ़ा है, तो आपको ये सारी बातें पता है कि अगर मुल्क को चलाना है तो माल चाहिए। एक घर को चलाने के लिए भी माल चाहिए। सर हमारे अब्बा पैसे कमाते हैं तो हमारा घर चलता है, ऐसा है कि नहीं है? इनकम आ रही है, खर्चे हो रहे हैं, इनकम आ रही है, खर्चे हो रहे हैं, तो घर चल रहा है। इधर मुल्क चलाना है, उसके लिए भी तो माल चाहिए। बात समझ आ रही है? अब हुकूमत आ गई, हुकूमत कह रही है ये मुल्क चलाना है भाई। अब मुल्क चलाने के लिए क्या चाहिए? माल चाहिए, इनकम चाहिए। क्या चाहिए? इनकम चाहिए। तो ये जो टैक्स है ये हुकूमत की क्या है? इनकम है। ये कंट्री की क्या है? इनकम है। हुकूमत को छोड़ो, वो अपने घर ले जाते हैं, अलग बात है। कंट्री की क्या है? ये इनकम है। ठीक है, अभी जून आने वाला है, बजट की हुआ शुरू हो जाएगी। बजट 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 बजट। क्या है बजट? ये सर ये हर साल बजट आता है, हम सुनते हैं बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। क्या है ये बजट? हमने कहा ज्यादा परेशान मत हो, मुश्किल बातें नहीं है, बातें मुश्किल है, कॉन्सेप्ट आसान है। तुम्हारे घर का बजट क्या होता है ये बताओ ना, क्या होता है घर का बजट? सर घर का बजट तो ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर घर की अर्निंग, अब्बा की अर्निंग मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए, ये इनकम है। घर के खर्चे कितने हैं? घर के खर्चे हैं सर 80,000 रुपए। इनकम, एक्सपेंस, बाकी के पैसे कहां गए? सर वो सेविंग। अच्छा भाई, दूसरा घर है हाउस 2, उसमें अब्बू की इनकम है 2 लाख रुपए, ये हो गई इनकम। खर्चे हैं 2,25,000 के। खर्चे कितने हैं? 2,25,000 के। तो ये 25,000 के खर्चे ज्यादा हो गए, मसला हो गया। ये हमारे मुल्क का हाल है। सिमिलरली तो ये बजट बनता है, तो हम क्या करते हैं जब घर का बजट बनता है, अम्मा क्या कहती हैं? बजट में लेके चलो भाई, बजट में रह के चलो।
अब्बू को कहते हैं अब्बू आज ज़रा बाहर लेके चलते हैं, आज बाहर खाते हैं। बेटा ज़रा औकात में, बजट में लेके चलो, अभी पिछले हफ्ते ही बाहर का खाना खाया है, बजट में, ठीक है। इसी तरह अम्मा से अब्बा से वही फरमाइश होती है, अम्मा कहती हैं बेटा ज़रा महीने के आखिरी दिन चल लें, बजट जो है ना, और आपको पता है कि आखिरी दिन पे आके ज़रा बजट की टांग टूट रही होती है, समझ रहे हो। तो आखिरी दिन चल रहे हैं, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, बजट में हमें पूरा महीना कंप्लीट करना है, बजट में महीना कंप्लीट करना है। तो घरों की कहानी क्या होती है? घरों की कहानी ये होती है कि चादर देख के पांव फैलाए जाते हैं ना। भाई 1 लाख है इनकम, 2 लाख है इनकम, अब 2 लाख की इनकम को देख के हम अपने खर्चे को थोड़ा सा जरा सुकेड़ेंगे। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा जरा गोश्त की जगह दाल चावल ज्यादा पकेंगे आखिर में, सही है, बजट आउट हो रहा है। मुल्क का हिसाब किताब दूसरा है। बोलते हैं भाई खर्चे तो इतने हैं हमारे, हमें नहीं पता इनकम कितनी है, खर्चे तो इतने हैं। अब इनकम कितनी है आओ देखते हैं। मिसाल ले रहा हूं, इनकम कहां से आ रही है। मिसाल के तौर पर अब जब बजट बनता है तो हम कहते हैं भाई कंट्री के एक्सपेंसेस कितने हैं, मिसाल ले रहा हूं 20 ट्रिलियन के एक्सपेंसेस हैं, मिसाल ले रहा हूं, भाई खर्चे तो इतने हैं। सरकारी इदारों की इतनी तनख्वाहें देनी है, इतने जजों को पेंशन देनी है, इतनी फौज को पेंशन देनी है, इतना हमारा डिफेंस का बजट है, फिर इतना हमने रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, उम्मत का भला करना है, लोगों के फायदे के फलाह बहबूद के काम करने हैं। तो बजट तो एक्सपेंसेस तो इतने हैं, क्या करें। मैं अच्छा बताओ अब इनकम कितनी है। अच्छा भाई इनकम, अब ये इनकम कहां से आ रही होगी? ये इनकम आ रही होगी, हम कहते हैं ये टैक्स रेवेन्यू से आ रही होगी, और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आ रही होगी। ये टैक्स मेरे लिए तो खर्चा है। मिसाल के तौर पर मैंने साल के कमाए 50 लाख रुपए, मैंने साल के 50 लाख रुपए कमाए और उस 50 लाख रुपए में से मैंने 5 लाख रुपए टैक्स दे दिया। ऐसे मिसाल दे रहा हूं, अभी हम कैलकुलेशंस भी करेंगे। 50 लाख में से 5 लाख रुपए मैंने टैक्स दे दिया, तो क्या ये टैक्स मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? मेरे लिए एक्सपेंस है। लेकिन ये कंट्री के लिए क्या है? इनकम है। ये उनके लिए टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स इनकम है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो मुझ पे तो बोझ पड़ा, लेकिन ये कंट्री पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमारी कंट्री के लिए इनफ्लो है, जिससे ये कंट्री के सारे अफेयर्स चलेंगे। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, इसके ऊपर भी कल जरा डिटेल में बात करेंगे। टैक्स रेवेन्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टैक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल एरियाज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब ये डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये सब बातें हम कल करेंगे। कितना बजट है, थोड़ी सी जरा शुरू में ना मैं जरा मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करूंगा ताकि आपको लगे कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने लगे आप लोग। स्टार्ट ही हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस से। बजट है कितना, सर बजट इतना है, तो टैक्स रेवेन्यू कितना है, उस टैक्स रेवेन्यू में से इनकम टैक्स से कितना आ रहा है, अच्छा इतना इनकम टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, अच्छा वो पढ़ने लगे हम, ओहो यस मजा आएगा। ठीक है, तो कल थोड़ी हम ये मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वही बात, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, कितने हैं, थोड़े से नंबर्स पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम टक क्लिक कर देंगे इनकम टैक्स को, फिर हम इनकम टैक्स में दाखिल हो जाएंगे और इनकम टैक्स की बातें करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वही बात समझ आ गई इंशाल्लाह। तो कल हम इसी पॉइंट से अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह 11:30 बजे डॉट। ठीक है, वही बात। किसी का कोई कंसर्न है, किसी को कोई दिमाग में कोई चीज है जो मुझसे पूछना चाह रहा हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। एनीवन? अच्छा, आमतौर पर बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है, पूछा नहीं किसी ने कि सर कोर्स कब खत्म होगा। कोर्स शुरू होने से पहले जिस चीज की फिक्र होती है वो होती है कोर्स कब खत्म होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, करने वाले अल्लाह पाक हैं, हमारे हाथ में कोशिश करना है।
कोशिश हमारी ये होगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमेशा कामयाब कर देते हैं कि आपके पेपर से 1 महीना पहले हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके पेपर से 1 महीना पहले हमारा कोर्स अल्लाह के हुक्म और फजल से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक होगी बात? आप कोर्स ख़त्म होने की टेंशन आपसे ज़्यादा मुझे होती है। आपको सिर्फ अपनी फिक्र होती है, मुझे उन 200-300 बच्चों की फिक्र होती है जो फिजिकल ऑनलाइन मिला के पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे हर एक की टेंशन होती है। बात समझ आ गई है? तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाएं। आपका काम क्या है? आपका काम है टाइम पर आना, क्लास लेना, टीचर की बात को फॉलो करना, दैट्स इट। समझ में नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कर रहा है, कोई इशू है, मेरी रिक्वेस्ट ये है आप मेरे पास आ जाओ। क्लास में ब्रेक हो रहा है, मैं इधर बैठा हुआ हूं, आप ब्रेक पर जा रहे हो, मैं इधर ही बैठा होता हूं, किसी को सवाल है मेरे पास आ जाओ। क्लास खत्म हो गई है, क्लास खत्म होने के बाद भी जब तक आखिरी बच्चे का आखिरी सवाल मैं एड्रेस नहीं कर देता मैं नहीं जाता। हाँ, रूम से चल के फैकल्टी रूम में चला गया, फैकल्टी रूम में 2 बच्चे आ गए, सर ये बता दें, ये बता दें, ठीक है बेटा कोई मसले की बात नहीं, बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप आए हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फायदा नहीं है ना। फिर इतनी मेहनत करके आ रहे हो, ट्रैवल करके आ रहे हो, टाइम दे रहे हो, बैठे हो, फीस पे करके आए हो भाई, तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो ये महरूमी की बात है ना। ठीक है, अपने आप से सिंसियर हो जाओ, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। रमज़ान का महीना है, कबूलियत का महीना है, आप लोग हमें दुआओं में याद रखें, हम टीचर्स को, हमारे घर वालों को, सबको, और हम इंशाल्लाह ताला आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाब करें, आपके ईमान, आमाल, जान, माल, इज़्ज़त, सेहत में अल्लाह पाक बहुत वुसअत दें, बरकत दें। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आमाल पे फोकस करना है, ज़्यादा फोकस आमाल पे हो। पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई तो बस क्लासेस ले लो बहुत है, अभी कोई टेंशन नहीं, आमाल पे फोकस हो। अगला रमज़ान आएगा नहीं आएगा नहीं पता, जितनी नेकियां कर सकते हो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, प्लीज़ नमाज़ों को टाइम पे पढ़ो, जमात से पढ़ो, तरावी को मस्जिद में जाकर पढ़ो, जमात से पढ़ो। कम से कम ये कर सकते हैं, ये कर लो कम से कम। और रोज़ा साथ में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पता लगे रोज़ा छोड़ के नमाज़ें चल रही, नहीं भाई, रोज़ा पहले, रोज़ा तो किसी सूरत में छोड़ना ही नहीं है। ठीक होगी बात? रोज़ा, नमाजें, और नमाजें भी जमात से, ये कोशिश कर लो, अल्लाह पाक बहुत आसानी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।